हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न पर जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि और उनको मानने वाले के बारे में आज हम आपसे बातें करने वाले हैं। अक्सर आपकी परीक्षा में एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि इनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है या इनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो हर एक पॉइंट पर आज हम करने वाले हैं बहुत डिटेल में चर्चा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालिए, हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि एवं उनके मानने वाले। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पहला पॉइंट लिखिए। आपकी परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का प्रथम कवि की बात करेगा। सिंपल वे में अगर आपसे प्रश्न कहे हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाएगा, तो आप लिखिए हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाएगा। तो आप बताएंगे हिंदी का प्रथम कवि। पहले क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बन सकता है। हिंदी का प्रथम कवि पूछे या फिर पूछे अधिकांश विद्वानों के अनुसार, अधिकांश विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि। प्रश्न यही पलट करके आपसे पूछे अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार, साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि हिंदी का प्रथम कवि। या फिर आपसे प्रश्न यही प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। दो तरीके से तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार प्रथम कवि। या फिर क्वेश्चन आपका यही प्रश्न कह दे कि सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि। तो जान लीजिए एक बात साथियों, इसका जवाब जो होगा वह क्या होगा। कितने सारे तरीके से देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसका जवाब आप बताएंगे, उत्तर हो जाएगा सरहपा। सरहपा को ही सरहपाद भी कहा जाता है। तो दोनों तरीके से आपको मिल सकता है, सरहपा भी मिल सकता है, सरहपाद भी मिल सकता है। और इनके यानी सरहपा की जब बात किए जाते हैं तो इनका और भी नाम मिलता है। यही नाम आपको कल को सरोज वज्र भी देखने को मिल सकता है। सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा वज्र गड़बड़ा गया है।
सरोज वज्र भी देखने को मिल सकता है। कल को आपको इन्हीं का नाम पद्य लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं पर पद्य, कहीं कहीं पर यही नाम आपको पद्य वज्र भी लिखा मिल सकता है। क्लियर करिएगा, समझिएगा, क्योंकि इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम राहुल भी है, यह भी पूछा जाता है। मूल नाम इनका क्या है? तो वह है राहुल भद्र। राहुल भद्र था, मूल नाम राहुल भद्र था। अब देखिए, शरहपाद, शरहपाद, सरोजवज्र, पद्य या पद्य ब्रज मिले, या कहीं पर आपको राहुल भद्र भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है साथियों? तो देखिए कितने तरीके से ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। अब देखिए इन्हीं अगर हम सरहपा की ही बात करेंगे तो सरहपा से ही लगाए एक प्रश्न आपका जो और बन सकता है उसे भी जानिए। जैसे आपसे कल को इसी प्रश्न को कहा जाए कि, नोट करके लिखिए, जैसे आपसे पूछा जाए सिद्धों का प्रथम कवि किसे कहा जाएगा? सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि, अगर आपसे सिद्धों का प्रथम कवि पूछे तब पर भी आप यही नाम बताएंगे, शरहपा या शरहपाद ही बताएंगे। अगर प्रश्न आपसे कहे सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तब पर भी आप सरहपा या सरहपाद ही बताएंगे। क्लियर है साथियों? क्वेश्चन आपसे जो भी चाहे जितने भी तरीके से पूछे, आप उत्तर गलत नहीं करेंगे। तो हमने बात किया हिंदी का प्रथम कवि पर। बहुत ही बार इस तरीके से प्रश्न आपका सरहपा पर ही पूछा जाता है या सरहपाद पर ही पूछा जाता है, लेकिन बच्चे आप कंफ्यूज रहते हैं। और एक चीज़ चाहे तो आप लिख लीजिए, आपसे प्रश्न यह भी कह सकता है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन थे, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताना चाहूँगा, इसको भी आप लिख लीजिए, वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक थे। तो लिख लीजिए वज्रयान तथा सहजयान के प्रवर्तक भी थे। यानी आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, वज्रयान और सहजयान कौन था, क्या थी ये? तो बौद्ध धर्म की थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक भी थे तथा 84 सिद्धों में एक भी थे, यानी 84 सिद्धों में भी इनका नाम आता है। प्रश्न आपसे कहे कि तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ होती है, तो सरहपा का ही नाम आता है। लास्ट में एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना रहेगा। आशा करता हूं कि आप सरहपा को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। अब आप सरहपा से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे। आइए सेकंड पॉइंट पर चलिए। सेकंड पॉइंट नोट करिए साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाएगा, चलिए अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का प्रथम कवि पूछे, या फिर आपसे यह भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम कवि, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम कवि, या फिर आपसे पूछा जाए इसी प्रश्न को बदल करके, इतने पर ही आपका प्रश्न फंस जाता है। बहरहाल इसको लिखिए, अपभ्रंश का प्रथम कवि या रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम कवि की बात करेगा तो आपका उत्तर होगा स्वयंभू।
स्वयंभू कौन होगा साथियों? स्वयंभू का नाम आ जाता है, क्योंकि जब बात स्वयंभू की करते हैं, स्वयंभू का जो जन्म माना जाता है वह 783 ईस्वी को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, जैन परंपरा का प्रथम कवि। अब स्वयंभू से रिलेटेड पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाएगा? स्वयंभू की बात करेंगे। स्वयंभू की 3 रचनाएं आती हैं मुख्य रूप से। 3 रचनाएं स्वयंभू की कौन कौन सी हैं? 3 रचनाएं इसमें आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी इम्पोर्टेंट है वह तो पौमचर्यू ही है। पौमचर्यू एक हो गई, पौमचर्यू, और एक हो गया आपका रिठेड़े मीचर्यू, और इसके बाद एक होता है आपका स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस या स्वयंभू छंद। पौमचर्यू में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्ति करते दिखाया गया। पौमचर्यू में प्रश्न आता है कि कितने कांड हैं? पौमचर्यू में 5 कांड हैं। 5 कांड हैं, 90 संधियां हैं। कितनी संधियां हैं? 90 संधियां हैं। 90 संधियां हैं, और इस 90 संधियों में 83 स्वयंभू ने लिखा, और शेष इनके पुत्र कौन हैं? उनके पुत्र। अब ये अपभ्रंश का जो आदि महाकाव्य माना जाता है, इसको इनके स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन यानी शेष जो पार्ट है इसका 7 जो बच रहा है उसको किसने पूरा किया? त्रिभुवन की बात आ जाती है वहाँ पर। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। डॉक्टर भयाड़ी कहने का मतलब समझ लें ना, भोलानाथ तिवारी ने, कहीं कहीं पर आपको यही लिख देता है भयाड़ी, भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का कालिदास कहा। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। अब एक पॉइंट समझिएगा, अपभ्रंश के शब्द के प्रयोग की बात करेगा कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो महर्षि पतंजलि की बात आएगी, और उनके ग्रंथ महाभाष्यकार पतंजलि के भाष्य से ही आती है। लेकिन यहाँ पर आपसे कवि की बात करेगा तो आप जो है स्वयंभू की बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको स्वयंभू के बारे में, अभी तो मैं जब इन पर चर्चा होगी साहित्य में तो अलग विषय, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोज़ होता है साथियों, इसमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने का प्रयास करते हैं, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पर चर्चा किए। आइए अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समय ज़्यादा ले रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ में टाइम बहुत कम चाहिए,
तो इसलिए समय को अपने पाबंद में करते हुए ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे प्रश्न आप कहेगा कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो आप बच्चे जानते रहिए शिव सिंह सेंगर के अनुसार या शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। बात करेगा आपसे शालिभद्र सूरी के अनुसार, शालिभद्र सूरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आप गणपति चंद्र गुप्त का नाम बताएंगे। और गणपति चंद्र गुप्त ने, आप इनका इतिहास ग्रंथ की भी बात करते हैं, वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हैं, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी शालिभद्र सूरी को किसने कवि माना, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैं, सीधा इसको लिखिए, एक सेकंड, इसको सीधा लिखना चाहिए था, इधर का उधर लिख दिया। आप इतना तो समझ रहे होंगे ना, फिर भी हम पलट देते हैं, देखिए। एक सेकंड, चलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक। यहाँ लिखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बाद आपसे पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो आपका जवाब आएगा अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, अब्दुल रहमान। अद्यमाण की बात आप करते हो ना, अब्दुल रहमान। और इसके बाद अगर आपसे प्रश्न कहे कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि की बात किया जाएगा, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना। वहीं पर आपसे रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें, चंदबरदाई की रचना को अप्रामाणिक माना, लेकिन हिंदी का प्रथम कवि की बात जब आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो चंदबरदाई का ही नाम आता है। तो लिख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि की बात करेगा तो चंदबरदाई का नाम आएगा। क्लियर है साथियों। अब देखिए बहुत सारे तरीके से प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर प्रश्न जो मिलता है वह प्रश्न यहीं से निकल के आपके पेपर में आ जाता है। क्लियर है, बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको डिटेल करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए एक बार याद दिला दूं हमने क्या क्या चर्चा किया। हिंदी का प्रथम कवि पूछे, अधिकांश विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि 2 बार लिख उठा है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार ठीक है। चलिए ये तो आपने देख ही लिया। आइए एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना रहेगा। क्वेश्चन है कि
तिब्बत के चौरासी सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ, न लिख के आरंभ लिखिए, आरंभ हुई। ऑप्शन ले लीजिए। सरहपा, लुइपा, नरोपा, सबरपा। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। कैसा रहा आज का यह छोटा सा सेशन, ज़रूर बताइएगा, जो कि हम आपके लिए प्रत्येक दिन एक पार्ट कोई ना कोई लेकर आते रहते हैं। ज़रूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ओके साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।